हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ CUET PG MSc केमिस्ट्री 2022 का JNU में एडमिशन के रिगार्डिंग में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ जो वैसे स्टूडेंट जो JNU को टारगेट कर रहे हैं MSc केमिस्ट्री के अंदर CUET PG के अकॉर्डिंग, तो उस स्टूडेंट के लिए इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, किस मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि एडमिशन के बाद आपका सिलेबस क्या रहती है JNU के अंदर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट को लेकर के, और उसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या क्या दी जाती है। थर्ड पॉइंट ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है JNU के अंदर। और फोर्थ पॉइंट ये है कि डिप्रीवेशन पॉइंट कितनी मिलती है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं MSc केमिस्ट्री के अंदर JNU में, डिप्रीवेशन पॉइंट कितनी मार्क्स मिलती है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर में आपको सीट कितने रहते हैं, कितने आपको सीट देखने को मिलेंगे OBC SC ST जनरल। और सिक्स नंबर पॉइंट में आपको कट ऑफ क्या रहने वाले। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर के, उसमें JNU भी इंक्लूडेड था, लेकिन उसमें जो कट ऑफ डिस्कस किया था JNU का आउट ऑफ 400 का था। बट इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आउट ऑफ 400 के बेसिस पे JNU बच्चे को सिलेक्शन नहीं लेगा। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस बेसिस पे आपको एडमिशन लेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए ही वीडियो है। तो जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं MSc केमिस्ट्री में, तो उस स्टूडेंट के लिए बहुत फायदा रहने वाली है। और जो नहीं भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी फायदा होने वाली हो सकता है। अगर आपको BHU नहीं मिले तो JNU मिल सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इसमें रिसर्च होती है MSc केमिस्ट्री का, तो आपको फायदा रहने वाली वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और जो न्यू चैनल विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को सिर्फ व्यूज़ करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और 1K जल्द से जल्द आप कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि आपके ही लिए इस तरह की वीडियो आती रहती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आती भी रहेगी। क्योंकि अभी CUET PG के लिए बहुत सारे प्रोसेस आने वाली है, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, बहुत सारी हॉस्टल फैसिलिटी, बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल पे। हाँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे कि आपको किस बेसिस पे आपको एडमिशन लिया जाएगा JNU के अंदर में। और हाँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपको 400 मार्क्स पे बेसिस पे लिया जाएगा, बट JNU के अंदर में 400 मार्क्स पे बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इस पॉइंट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चन ओनली 100% वेटेज टू पार्ट B 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चन। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो बेसिस पे आपको जिस बेसिस पे आपको एडमिशन लिया जाएगा वो सिर्फ पार्ट B के बेसिस पे लिया जाएगा एडमिशन। डोमेन स्पेसिफिक के बेसिस पे ही आपको लिया जाएगा एडमिशन। जो बच्चे पार्ट A में स्कोर नहीं भी किए हैं उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। पार्ट B के बेसिस पे ही आपको एडमिशन लिया जाएगा। मतलब कि आप MSc केमिस्ट्री हैं तो केमिस्ट्री जो 75 क्वेश्चन था उसी के बेसिस पे लिया जाएगा, पार्ट A के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। बाकी और यूनिवर्सिटी जो है वो पार्ट A के बेसिस पे भी और पार्ट B के बेसिस पे कंबाइन होकर लिया जाएगा, लेकिन JNU के अंदर में पार्ट B के बेसिस पे लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% वेटेज दे रहा है पार्ट B, 75% डोमेन स्पेसिफिक पे वेटेज दिया जा रहा है। हाँ, तो वैसे भी क्वेश्चन इस बार जो पार्ट A का था बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। तो जो बच्चे पार्ट A को उतना विजिट नहीं किए सही से तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको BHU में नहीं मिलेगा तो आपको JNU में चांसेस बन जाएंगे। अगर आप डोमेन पे फोकस किए हैं और डोमेन पर स्कोर किए हैं तो आपको चांसेस JNU में मिलेगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इससे पहले मैंने आपको कट ऑफ डिस्कस किया था, बट लेकिन वहाँ पर पार्ट A और पार्ट B को कंबाइन करके डिस्कस किया था। लेकिन इसमें आपको डिस्कस करूँगा कट ऑफ के बारे में, सिर्फ पार्ट B का कितने आपको स्कोर रहेंगे, रेंज कितना होगा स्कोर का, जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी MSc केमिस्ट्री की जो सिलेबस रहती है एडमिशन के बाद JNU का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में MSc केमिस्ट्री का यहाँ पर मेंशन कर रखा है, डिटेल सिलेबस फॉर MSc प्रोग्राम इज अवेलेबल ऑन JNU वेबसाइट। JNU की वेबसाइट पे आप सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सिलेबस को लेकर के। आपको सेमेस्टर में क्या क्या आपको रिसर्च होता है, लैब होता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट को अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। इस PDF का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं JNU के लिए, अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं। हाँ, MSc केमिस्ट्री में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि MSc केमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PGQP
25। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अंडर द 10+2+3। बट यहाँ पर देखना आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए पीजी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और वो भी आपको 10+2+3 मतलब 10 मतलब 10th होना चाहिए, +2 मतलब कि 11th और 12th होना चाहिए, और +3 का मतलब होता है ग्रेजुएशन, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। ये आपका एजुकेशन पॉलिसी है 10+2+3। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 55% मार्क्स इन द एग्रीगेट, मतलब 10+2+3 और 10th में भी आपको 55% एटलीस्ट मार्क्स होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्रॉस करने के, एलिजिबिलिटी होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया केमिस्ट्री में, और हाँ केमिस्ट्री में तो होना ही चाहिए, अगर आपका ऑनर्स केमिस्ट्री है तो उसमें 55% होना चाहिए, और साथ साथ आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंबाइंड जो आपका सब्सिडरी होता है उसमें भी आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। तो अपने बीएससी जहाँ से भी किए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो प्लीज़ एक चेक कर लीजिएगा एग्रीगेट्स, ऑनर्स केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो कंबाइन होता है, सब्सिडियरी होती है, उसका भी आप मार्क्स चेक कर लीजिएगा 55% है या नहीं है। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो आपने बीएससी नहीं किया हो, बीटेक किया हो, बीटेक डिग्री आपने किया हो या इक्विवेलेंट, अगर आपने बीटेक किया है और बीटेक वो भी किया है केमिकल इंजीनियरिंग से किया है, पॉलीमर से किया है या पेट्रोलियम से भी किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं PGQP 25 के लिए, आप एलिजिबल हैं जेएनयू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको जो मार्क्स होने चाहिए वो आपको CGPA में होना चाहिए, एटलीस्ट 6 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10, मतलब कि एटलीस्ट 6 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से आप रीड कर लीजिए, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी रीड करना और जानना बहुत जरूरी है अगर आप जेएनयू में टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाला हूँ, डिप्रीविएशन पॉइंट। और जेएनयू के अंदर बहुत बड़ी खासियत होता है कि डिप्रीविएशन पॉइंट होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा आपको मार्क्स ऐड करते हैं, जेएनयू के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और फीमेल वाले स्टूडेंट के लिए, ट्रांसजेंडर वाले स्टूडेंट के लिए एंड मेल वाले स्टूडेंट के लिए भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्रीविएशन पॉइंट, अगर जिस स्टूडेंट को पता है कि डिप्रीविएशन पॉइंट जेएनयू के अंदर क्या होता है, कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं एडिशनल मार्क्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 12 पॉइंट्स, मतलब कि आपको मैक्सिमम 12 पॉइंट ही दिया जाएगा। आप जिस तरह से भी हो, आप जिस क्वार्टाइल के अंदर बिलोंग करते हैं, आपको मैक्सिमम 12 ही मार्क्स दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो ये मैक्सिमम आपको एडिशनल मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि डिप्रीविएशन पॉइंट के अंदर क्वार्टाइल 1 होता है और क्वार्टाइल 2 होता है। तो क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 का मतलब ये होता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो इसके अंदर मेंशन कर रखा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको किस क्वार्टाइल में दिया गया है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस क्वार्टाइल 2 में दिया गया है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टाइल 1 की। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीजी वाला स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट ही है तो पीजी ही होगा, तो हम पीजी की बात करेंगे। जो 10th एंड 12th क्वार्टाइल 1 से किए हैं तो उसको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, और यूजी मतलब ग्रेजुएशन आप क्वार्टाइल 1 से किए हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर क्वार्टाइल 1 से किए हैं 10th 12th एंड यूजी मतलब ग्रेजुएशन। तो अगर वैसे स्टूडेंट जो 10th एंड 12th क्वार्टाइल 2 से किए हैं और यूजी भी आपको क्वार्टाइल 2 से किए हैं तो आपको 4 मार्क्स आपको देखने को मिलेगी। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट, ये भी पॉसिबिलिटी होती है स्टूडेंट का जो 10th एंड 12th क्वार्टाइल 1 से करते हैं और यूजी जो होते हैं ग्रेजुएशन होते हैं क्वार्टाइल 2 से करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि वैसे स्टूडेंट जो क्वार्टाइल 2 से दोनों करते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन भी करते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वैसे स्टूडेंट जो 10th एंड 12th क्वार्टाइल 2 से करते हैं और ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 1 से करते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रीफरेंस मिलता है 10th 12th अगर क्वार्टाइल 1 से करते हैं और ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 2 से करते हैं तो आपको प्रीफरेंस किस में दिया जाएगा, क्वार्टाइल 1 में दिया जाएगा या क्वार्टाइल 2 में दिया जाएगा, तो इसमें भी आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को अच्छे से आप रीड करिए। यहाँ पर प्रीफरेंस मिलता है, जो स्टूडेंट 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से किए हैं तो उसका प्रीफरेंस क्वार्टाइल 1 मिलेगा, और जो स्टूडेंट 10th क्वार्टाइल 1 से किए हैं और 12th क्वार्टाइल 2 से किए हैं तो उसका भी क्वार्टाइल 1 प्रीफरेंस मिलेगा, और जो स्टूडेंट 10th क्वार्टाइल 2 से किए हैं और 12th क्वार्टाइल 1 से किए हैं तो उसका भी प्रीफरेंस 1 मिलेगा, और जो स्टूडेंट 10th एंड 12th दोनों क्वार्टाइल 2 से किए हैं तो उसका प्रीफरेंस क्वार्टाइल 2 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा, हाँ आपको मैं बताऊंगा क्वार्टाइल कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा क्वार्टाइल 10th और 12th क्वार्टाइल 1 में है या क्वार्टाइल 2 में है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट में आप रीड कर सकते हैं कि ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स आर एलिजिबल ग्रांट ऑफ 5 डिप्रीविएशन पॉइंट, मतलब कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है उसको 5 मार्क्स
एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि ऑल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर डिप्रीवेशन पॉइंट, मतलब कि जो फीमेल है और ट्रांसजेंडर है, SC ST OBC PWD क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2, वो उनको 7 डिप्रीवेशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अदर कैंडिडेट जो हैं, जो अदर कैंडिडेट हैं जो अब क्वार्टाइल 1 से भी नहीं आते हैं और क्वार्टाइल 2 से भी नहीं आते हैं, उनको 5 डिप्रीवेशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का, मतलब अगर कोई फीमेल है जिनका क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 दोनों क्वार्टाइल 1 से बिलोंग करते हैं, उसका SC ST या OBC कैटेगरी है, तो 10-12, अगर 10-12 क्वार्टाइल 1 से बिलोंग करता है 6 मार्क्स और यहाँ प्लस 7 मार्क्स, कितना हो गया 13 मार्क्स। तो आपको 13 मार्क्स ना मिलके आपको 12 ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको 12 ही मार्क्स है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको कितना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। अगर आपको कम मार्क्स भी आ रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक में, तो आपको 12th मार्क्स एक्स्ट्रा बनेंगे और आपको एडमिशन मिलने की चांसेस बन जाएगी JNU के अंदर। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं। तो हम बात करने वाले हैं कि उस स्टूडेंट का जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा 10th और 12th क्वार्टाइल 1 में है या क्वार्टाइल 2 में है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देता हूँ। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो अपना आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ आंध्र प्रदेश का, ठीक है। जो बच्चा जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उसका स्टेट यहाँ पर, उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टाइल 1 में मेंशन कर रखा है महबूबनगर, तो क्वार्टाइल 1 में बिलोंग करते हैं। और क्वार्टाइल 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपको महबूबनगर से 10th एंड 12th कंप्लीट किए हैं और जो ग्रेजुएशन है वो आपको निजामाबाद से कंप्लीट किए हैं। तो वहां पर क्वार्टाइल 1 इसको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 10th एंड 12th ही महबूबनगर से किया गया है, तो इसको क्वार्टाइल 1 में रखा जाएगा। अगर वही बच्चा 10th एंड 12th आपको निजामाबाद से कंप्लीट करते हैं, तो इसको क्वार्टाइल 2 में रखा जाता। तो यहीं पर बात है, यही चीज आपको समझने वाली बात है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको PDF को ओपन करने के बाद ज्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको पेज नंबर बताता हूं, 44 नंबर पेज, मतलब 44 नंबर डायरेक्ट आप पेज खोलना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी आपको स्टेट कोड और आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि MSc केमिस्ट्री में JNU का कितने सीट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MSc केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट यहाँ पर जरूर एक और फोकस कीजिएगा कि आपको कितने सीट होते हैं। तो आप जनरल में 10 सीट देखने को मिलेंगे, SC में आपको 4 सीट देखने को मिलेंगे और ST में आपको 2 सीट देखने को मिलेंगे। PWD वाला स्टूडेंट के लिए 1 सीट देखने को मिलेंगे, OBC कैंडिडेट वाला स्टूडेंट के 6 सीट देखने को मिलेंगे, EWS वाला स्टूडेंट के 3 सीट देखने को मिलेंगे, मतलब ऑल ओवर आपको 25 सीट देखने को मिलेंगे। ऐसे आप ऐड करो तो 26 आता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर रखा है 25 सीट, मतलब MSc केमिस्ट्री के अंदर आपको जो सीट आपको अवेलेबल है 25 सीट है, तो बहुत किफ़ायती सीट है। तो आपको इसी हिसाब से आपको एडमिशन लेना है। और जिस बच्चे को अच्छा पार्ट बी में, मतलब फिर डोमेन स्पेसिफिक में अच्छा स्कोर किए हैं, 190 के आसपास किए हैं, तो उस स्टूडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर BHU में नहीं मिला तो JNU में चांसेस बहुत ज़्यादा है। और JNU काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी, आपको ही पता है, MSc केमिस्ट्री के लिए रिसर्च लेवल का यूनिवर्सिटी। दोस्तों हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, फाइनली अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं JNU कट ऑफ का। इससे पहले मैं आपको बताया था कि JNU कट ऑफ मैंने डिस्कस किया था, लेकिन उसमें आउट ऑफ 400 में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आउट ऑफ 300 में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो 300 मार्क्स में ही आपको सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल वाले स्टूडेंट के लिए अगर 195 से लेकर 170 के बीच में अगर मार्क्स वैरी करता है डोमेन स्पेसिफिक में, तो उसको जनरल में आपको चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा JNU के अंदर। OBC वाला कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं 190 प्लस से लेकर 170 के बीच में अगर किसी का वैरी करता है, जिसका 180 मार्क्स भी आ रहे हैं, 185 मार्क्स आ रहे हैं, 190 मार्क्स भी बन रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक में, तो उनको OBC में सिलेक्शन हो जाएगा JNU के अंदर में। EWS यहाँ पर देख सकते हैं 190 प्लस से 175 तक इसका चांसेस है। इनके बीच में अगर किसी स्टूडेंट का वैरी करता है मार्क्स डोमेन स्पेसिफिक में, तो चांसेस है। और SC वाला कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 180 प्लस से लेकर 160 तक आपको चांसेस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आपको नीचे जाने का कम चांसेस है। आपको सीट मैंने आपको शो कर दी कितनी किफायती सीट है, तो उस हिसाब से बहुत कम चांसेस हैं कि 160 से भी नीचे जाएगा, नहीं, 180 प्लस से लेकर 160 के बीच में ही जिसका वैरी करता है मार्क्स, उसका चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। और ST वाला कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं 175 प्लस से लेकर 155 तक डोमेन स्पेसिफिक में उसका मार्क्स बन रहे हैं, तो चांसेस हैं ST वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ भी आपने देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, अपने बेसिस भी देख लिया, किस बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अभी जब तक काउंसलिंग, मतलब जब तक आपका JNU का ऑफिशियल पोर्टल ओपन नहीं होगा CUET की वेबसाइट पे, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे JNU के अंदर। तो जब आपको
ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी आपको लेकर आऊँगा और हॉस्टल से भी रिलेटेड आपको लेकर आऊँगा कि हॉस्टल में क्या क्या कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है हॉस्टल को लेने के लिए, ठीक है। प्लीज़ इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके फायदे के लिए वीडियो रहेगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यार में जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।